हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। और साथ में लाइक भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और बेल आइकन घंटी भी दबाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। बात समझ में आई ना। तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लाभ और हानि का आज ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक वीडियो डाल चुके हैं। आपको कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बात समझ में आई ना। और आपको एकदम बेसिक से समझाया गया, एकदम जीरो से। हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, ये मेरा टारगेट है। इतना ध्यान में रखना। बस आप अपन हमारा साथ देते रहिए और पर डे एक एक वीडियो पढ़ना है बस आपको। बात समझ में। और साथ में लाइक भी करना है, शेयर भी करना है 3-4 दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमें एसएससी सीजीएल लेवल तक पढ़ाना है, तो अब क्वेश्चनों का लेवल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक भी क्वेश्चन हमने छोटा छोटा लिए थे, सरल सरल क्वेश्चन लिए थे। अब थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा कठिन कठिन क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल तक लेवल में बढ़ाना है। ये सब क्वेश्चन 10+2 एग्जाम में पूछा गया है, एससीएल में। सीजीएल में नहीं है। सीजीएल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जा सके, हो सकता है। ठीक, हमने भी देखा नहीं सीजीएल में पूछा गया कि नहीं, लेकिन ये एसएससी 10+2 एग्जाम में पूछा गया। जो 10+2 एग्जाम कराता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और एसएससी लेवल में भी पूछ सकता है। किसमें? प्री में। इतना ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा सकता है। बात समझे, क्योंकि ये एसएससी और एसएससी के लेवल ही तक हमने आपको पढ़ा रही है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,240 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो विक्रेता को क्या कह रहा है कि विक्रेता को कुल मिलाकर करना है। कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होती है। यहाँ लाभ और हानि बताना, ना कि परसेंट में। लाभ परसेंट और हानि परसेंट यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ क्या हो रही है, लाभ होता तो लाभ बताना है, हानि होता तो हानि बनाना। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। प्रॉफिट हो रहा है इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम इसको लगाएंगे तब पता चलेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है। में से, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मतलब क्या हुआ। जैसे हमने आपको कहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक का मतलब एक को 30,240 कीमत पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 30,240 पर, तो दो को कितने में बेचेंगे, इसी का दुगुना कर देते हैं, 2 में ना। क्वेश्चन का मतलब समझे, अभी लगाएंगे इसको। ठीक, आगे देखते हैं। कीमत पर बेचा जाता है। ठीक, उनमें से वस्तु विक्रेता को 12% का लाभ होता है, फिर उसके बाद 10% का हानि होता है। एक वस्तु पर 12% का लाभ और एक वस्तु पर 10% का हानि। तो विक्रेता को, अब यहाँ पर कह रहा है कि विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का, अब रुपए की बात हो रहा है, कितने रुपए का लाभ या हानि होती है। कितने रुपए का लाभ होता है कि हानि होता है, हमें ये बताना। तो देखते हैं, निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है। ठीक, अभी हमें इसको नहीं निकालना। अभी क्या कर रहा है, जो खरीदते हैं उसी को बेचते हैं, तो उसको पहले निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर बात करेंगे हम कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पर बात करेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक, देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, 12% लाभ होता है। जब 12% लाभ होता है तो आप उसको कितने में बेचते हैं, 112 रुपये में ना।
तो 12% का लाभ हुआ, आप कितने परसेंट में खरीदते? 100% में ना। 100% बराबर 112 रुपये में वो बेचा, क्योंकि उसको 12% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 112% में बेचा होगा। ठीक, आगे देखते, आगे बढ़ाते हैं। कॉस्ट प्राइस है ये, हमने 100 रुपये में माना कि 100 रुपये एक सामान होता है, 100 रुपये में आपका सामान होता है, उसी को 12% पर लाभ पर बेचा, तो 100 का 12% बेच रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा? दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो दूसरी वस्तु आपको 10% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु यही तो होगा ना। दूसरी वस्तु 10% की हानि, तो कितने में बेचेगा? 90% पर बेचेगा ना। तो ये 90% पर बेच रहा है, तो ये क्या? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय करना। विक्रय करना का मतलब बेच रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखें कि 112% पर ये बेच रहा है और 90% पर ये हानि कमा कर बेच रहा है। बात समझ में आई ना? तो यही हुआ, तो ये क्या है? आपके सेलिंग प्राइस। आप ध्यानपूर्वक देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है? विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होता है। तो कुल मिलाकर कैसे हम बताएंगे? जैसे मान लेते हैं आपको 100 रुपये का सामान है, आपने 120 में बेच दिया। ठीक, 120 में बेच दिया, उसके बाद क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास 200 रुपये का सामान है। ठीक, 200 रुपये का सामान है आपके पास, आपने इसको अब की बेच दिया 230 रुपये में, तो हमें कुल लाभ या हानि बताना है ना। तो कुल लाभ या हानि, तो ये दोनों को क्या होगा? जोड़ा जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें कुल लाभ या हानि पता चलेगा ना। कि टोटल हमारे पास 300 रुपये था, टोटल 100 रुपये में ये सामान दे, समझते हैं, 100 रुपये में एक मान लेते हैं शूज खरीदते हैं, 100 रुपये में एक शूज खरीद कर लाया, एक जूता, और 200 रुपये में एक पैंट जींस खरीद कर लाया। 100 रुपये में एक जूता खरीद कर लाया और 200 रुपये में एक जींस खरीद कर लाया, तो जो 100 रुपये का जूता था उसको 120 में बेचा गया, और जो 200 रुपये का जींस था उसको 230 में बेचा गया। अब दोनों हमें टोटल लाभ या हानि निकालना है कि आज हमने कितना लाभ कमाया और कितना हानि कमाया। तो क्या करेंगे? जो हमने खरीद कर लाया टोटल को जोड़ेंगे ना, तो 200 या 100 300 हो जाएगा ना। अब उसके बाद ये देखेंगे, इसको जोड़ना है, क्या आएगा? 0 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3। अब आपने 300 रुपये का सामान लाया, तो टोटल 100 रुपये का जूता और 200 रुपये का जींस, 100 रुपये का जूता 200 का जींस, तो आपने टोटल कितने का सामान खरीद कर लाया? 300 रुपये का। और टोटल आपको कितने का लाभ हो रहा? अभी कम पता चल जाएगा कि कैसे 350 है, तो टोटल कितने का लाभ हुआ? 300 का आप सामान, तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पर क्या कर रहा है? विक्रेता को कुल मिलाकर कितने ना, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? इनको क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई ना बात? तो इसको जोड़ने के लिए देखते हैं क्या किया जाएगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ में आया ना क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाना ना कि पढ़ाना। हमें पढ़ाना होता है डायरेक्ट हम यहाँ से गुणा भाग करके निकाल देते हैं, आपको यहाँ इतना ना समझाया जाता। लेकिन आपको क्या है? सिखाना है, तो एक एक चीज़ हमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं आगे। तो ये हुआ। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, कि ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या किया जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या है ये, में से प्रत्येक को एक, यहीं पर ध्यानपूर्वक देखें, 30,240 की कीमत पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि एक वस्तु को 30,240 पर बेचा जा रहा है, एक वस्तु को। तो दो वस्तुओं को में से एक वस्तु को बेचा जा रहा है ना, तो इसका मतलब दूसरी वस्तु का भी यही 240 में बेचा जाएगा। तो ये बेचा जा रहा, तो ये क्या है? एसपी है ना, सेलिंग प्राइस है ना। तो क्या दोनों आपको क्या दिख रहा है? बराबर है ना। यहाँ पर एसपी दोनों बराबर हैं, दोनों वस्तुओं का एसपी बराबर है, तो यहाँ पर हमें एसपी बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना बात? इस क्वेश्चन से समझ में आया ना। इसको आगे मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको एसपी को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो बराबर कैसे होगा? ध्यान से देखना है। इसमें हम 90 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 112 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें गुणा किया, तो इसमें भी कॉस्ट प्राइस में भी हमें गुणा भाग करना पड़ेगा। तो
इसमें भी हम 90 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 112 से गुणा करेंगे। बात समझ में आई ना? तो अब इसको लिखते हैं आगे। यहाँ पर 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, हासिल आया 1, और 9 एकम 9, 9 एक 10 के 0, हासिल आया 1, और 9 एकम 9, 9 एक 10 और 1 0 क्या आया? 1080। ध्यान देखना है, 10,080 आ रहा है। ठीक, इसको बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत लगाना पड़ेगा तो आपको समझ क्या था, कितना आया था? 10,080। ठीक, अब इसको देखते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 वही आएगा ना, क्योंकि 90 से गुणा किया गया तो वही आएगा आपका इसमें भी। इसको भी थोड़ा सा नज़दीक लिखते हैं, 0080। ठीक, ये आया। अब ये क्या है? दोनों देखिए सेलिंग प्राइस आपका दोनों बराबर हुआ ना, सेलिंग प्राइस आपका दोनों बराबर हुआ। अब इसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ते क्या आएगा? 0 0 हो जाएगा, 8 8 16 6 हासिल, 0 में 1 0 और ये 2। ये क्या आया है? आपका सेलिंग प्राइस है ना, इसका तो सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका टोटल ये आया है। ठीक, अब यहाँ पर इसको भी गुणा भाग करके जोड़ना पड़ेगा ना हमें, तो इसको कहाँ पर लिखते हैं? इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, इसको लिखेंगे। क्या आएगा? 9 एकम 9 और 3 0 हो जाएगा। समझ में ना? इसको ऊपर लिखा करा गुणा करके, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। क्या आएगा? 112 और 2 0। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को भी हमें जोड़ना पड़ेगा ना, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो बीच में हम प्लस का निशान बना देते हैं। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको समझने के लिए इसको हम नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखना है, ये 100 90 इसको थोड़ा सा और इस साइड में कर देते हैं। ठीक, ये क्या था आपका? यहाँ से 100 रुपये में बेचा गया था, 90 से गुणा किया गया है। ठीक, उसके बाद 100 रुपये में था, इसको 112 से गुणा किया गया, तो वही चीज़ है लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान में रखना। ठीक, इसमें कुछ हमने और अलग से नहीं किया। इसको कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 से, तो इस कलर से, यहाँ से 112। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखना है, ये यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, जो गुणा करके लिखेंगे, 9 एकम 9 इतना आएगा। ठीक, और 112 एकम 112 और 2 0। अब इनको क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना, जोड़ देना। जोड़ते हैं इसको, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, और 2 9 1 10 के 0 हासिल आए 1 1 1 2। तो ये आया आपका 20,200, 20,200 ये निकल के आया। इसको जोड़ा गया, जो गुणा करके लिखा गया। ठीक, अब आप एक बात और ध्यान में देना है, क्या? क्यों सेलिंग प्राइस को क्यों बराबर किया गया है? ध्यान से देखना, क्यों यहाँ पर सेलिंग प्राइस को हमने बराबर किया? क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 30,240 कीमत पर बेचा जा रहा है। एक वस्तु को 30,240 पर बेचा जा रहा है, तो दो वस्तु को कितने पर बेचा जाएगा? क्यों? क्योंकि एक वस्तु को 3,240, तो दो वस्तुओं को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमने बराबर किया था आपको, तो यहाँ पर हमें इसको निकाल के दोनों को बराबर करना पड़ेगा। निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 शून्य 0, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 3 दूनी 6। कितना है? 60,480 रुपये। 60,480 रुपये में दोनों वस्तु को खरीदा गया था। ये क्वेश्चन का है, और हम कितने में खरीद रहे हैं? 20,160 में। हम कितने में खरीद रहे हैं? 20,160 में। और वह ये क्वेश्चन कितने में खरीदता है? 60,480 में। तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो इसको क्या है? 60,480 यहाँ पर लिखते हैं हम। अब ये निकालते हैं। ठीक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक, अब क्या करेंगे? ये SP, यहाँ से देखना, ये SP बराबर ये वाला SP। आपका SP कितना आया है? ये आया है 20,160 बराबर, और ये वाला SP कितना आया था? 60,280 ना। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं,
दो शून्यम शून्य, चार दूनी 8, दो दूना 4, दो शून्यम शून्य, तीन दूनी 6, 60,480 रुपये। ये क्या है? विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। देखते हैं टोटल आपका कास्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य आपका 20,200 आया है और टोटल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 20,160 रुपये। ये हमारा है, हमने निकाला। और ये क्वेश्चन का दिया गया कि एक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को 30,240 में बेचा जा रहा है। एक वस्तु को 30,240 में, तो दो वस्तु को निकालने के लिए 2 से गुणा किया जाएगा, तो ये दोनों आएंगे। ठीक, अब इन दोनों से हम एक यूनिट का मान निकालेंगे। क्यों बराबर किया गया? इसीलिए एक यूनिट का मान निकालने के लिए। देखते हैं, इसको निकालते हैं। अब यहाँ से एक यूनिट का मान क्या आएगा? बराबर 60,480 बटे 20,116। अब 16 3 48 20 23 60 कट सकता है, काट देते हैं इसको। 0 से 0 का काम खत्म, 0 से 0 का काम खत्म। अब क्या बच रहा है? 2016 और 60,048, सॉरी 60 नहीं 6,000 है, 6,048 और 2016, तो कितनी बार जाएगा? 2016 कम 6,000 3 बार कट जाएगा। समझ में आई? तो कितना आपके एक यूनिट का मान कितना आया? 3। एक यूनिट का मान आपका यहाँ से 3 निकल के आया है। अब हमें क्या निकालना है? क्या कर रहा है? विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होता है। जब कुल मिलाकर, तो कुल निकाला गया ना यहाँ से, टोटल यहाँ से निकाल चुके ना, तो ये आया 3 यूनिट का मान। अब यहाँ से देखें कि आपको क्या दिख रहा है। आपका टोटल कास्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 20,200 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 20,160। तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आपने 20,200 रुपये में सामान खरीद कर लाया और 20,160 में बेच दिया, तो आपको लाभ होता है कि हानि होता है? आपको क्या होगा? हानि होगा। क्यों? क्योंकि 20,200 में खरीद कर लाएंगे और 20,160 में बेच रहे हैं, तो आपको हानि होगा। तो यहाँ से कितने का हानि हुआ? आपको कितने का हान हुआ? तो 200 से 160 घटा देंगे, तो 40 रुपये का आपको हान हो रहा है। 40 रुपये का आपका हानि हो रहा है इसमें। और ये क्या कह रहा था कि टोटल निकालना है, विक्रेता को कुल मिलाकर। तो एक यूनिट का मान 3, तो 40 यूनिट का मान क्या होगा? 40 यूनिट का मान 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 4 3 12, 120 रुपये का क्या हुआ? हानि। इसका मतलब लॉस हुआ। आपको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा होगा? 120 रुपये का लॉस। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर? तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया? 130p, 140l, 120l, 130p। अब ये p का मतलब क्या है? प्रॉफिट दिया गया, l का मतलब लॉस दिया गया, l का मतलब लॉस और p का मतलब प्रॉफिट। तो आपको क्या हुआ? 120 रुपये का हानि हुआ, तो 120 रुपये लॉस। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्या किया गया है? इसमें ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को बराबर क्यों किया गया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक को एक इतने में बेचा जा रहा है, तो एक को इतने में, तो दो को, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर हमें समान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए गुणा भाग करना पड़ता है, तो गुणा भाग किया, ये आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका। इसको टोटल निकाला तो इतना आया, और कॉस्ट प्राइस टोटल इतना आया, और सेलिंग प्राइस टोटल इतना आया। अब वो कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस ये
और ये वाला क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर के करेंगे, यहाँ से एक यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट बराबर 3 आया। अब कितने का लाभ या हानि होता है, आपको 40 रुपये का हानि हुआ, 40 रुपये का आपको हानि हुआ, तो 40 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4 3 12, 120 रुपये। इसको हम सही से लिख देते हैं, ठीक। 120 रुपये का आपको हानि हुआ, जो कि आपके ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया गया है, ठीक। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। मोहन ने रुपये 315 में 2 वस्तुएं खरीदी, 315 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 22% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर रुपए में है। समझ में आया ना आपको कि 315 में 2 वस्तु खरीदा गया, एक वस्तु को 22% की लाभ पर और दूसरी वस्तु को 22% की हानि पर बेचा गया, और कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहेगा, और कह रहा है कि लागत में जितना आप लगा रहे हैं, जितने का आपने सामान खरीद कर लाए, उसमें आपको अंतर बताना है कि कितने का दोनों वस्तुओं के बीच में अंतर है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है। देखते हैं क्वेश्चन को, लगाते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है कि 20% की हानि होता है, तो 20% हानि आपको कब होगा, ध्यान से देखना है। मान लेते 2 वस्तु है ना, मोहन ने 2 वस्तु को खरीदा, तो मान लेते एक वस्तु ए खरीद रहा है, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं एक्स, ठीक। एक्स वस्तु और एक वाई वस्तु खरीद रहा है। अब कह रहा है कि 22% की हानि पर, तो जब 22% हानि पर बेचेगा, क्रय मूल्य का बात हो रही है अभी, इतना विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहा है ना, तो जब विक्रय मूल्य यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, 22% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने परसेंट पर बेचेगा, कितने 100 से निकाल देते हैं ना, क्योंकि हरदम आपका वस्तु 100% में होता है। 22% में हानि पर बेच रहा है तो 22 से घटा देते हैं, तो कितना, 88% आपको बेच रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं 88%, 88% में वो बेच रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, हानि पर है, अब दूसरी वस्तु को 22% लाभ पर बेचता है, तो 122 रुपये में बेच रहा हो, 122% पे ना, ये तो होगा ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ काम, अब आगे देखते क्या कह रहा है कि लाभ पर बेचता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। मेन कंडीशन यहीं पर दी गई है। क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य दोनों समान रहेंगे। जब दोनों आपका विक्रय मूल्य समान है, और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस को समान करेंगे। ध्यान से देखना है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस तो ये ना, तो दोनों को क्या करेंगे, समान करेंगे 122%। बात समझ आई ना। अब यहाँ से कुछ कट जाएगा, काट देते जो कटता है, परसेंट से परसेंट का काम खत्म। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 2 छंग 12, 2 एकम 2। ध्यान से देखना है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2। तो क्या आया, यहाँ से 61 और यहाँ से 44, तो आपको क्या बच रहा है, SP बराबर SP का क्या है, बराबर हो रहा है, ठीक। तो 44 बराबर 61, तो ये क्या आया, SP का सेलिंग प्राइस आपके क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य दोनों समान है, तो उनकी लागत मूल्य में, लागत का मतलब क्रय मूल्य, क्या कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम ये जो सेलिंग प्राइस आया है आपको, इसको मान के चलेंगे हम कि कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस का हम क्या अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस का अनुपात, CP का अनुपात।
तो इसका मतलब किसका अनुपात, सीपी का मतलब दो वस्तुओं को ना, इसका मतलब एक्स का अनुपात और वाई का अनुपात। तो एक्स का आपका कहाँ पर आया, ये आया है, ध्यान से देखना है। एक्स आपका क्या है, ये आया है, ध्यान से देखना तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब एक्स के सामने ये है और वाई के सामने ये है। अब एक्स देखते हैं, एक्स वाला ये है और वाई वाला ये है। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं कैसे, सीपी यहाँ से देख लेते हैं, इसको निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से समझ लें आप पहले। ये आएगा क्या, एक्स 44 और क्या आएगा बराबर, ये वाई 61, वाई 61 या 61 वाई, ठीक कुछ भी लिख सकते हैं, 61 वाई। अब यहाँ से मैं एसपी का इसका निकालना कॉस्ट प्राइस का अंत या क्या रेशियो अनुपात में, तो क्या आएगा, एक्स यहाँ पर लाएंगे ना, ये वाई इधर आएगा तो बराबर 61 इधर रहेगा ना, ये 44 नीचे चला जाएगा। तो क्या है, एक्स के मान 61, वाई के मान क्या 44। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स का मान क्या आया 44 और वाई का मान क्या है, एक्स का मान 61 आया। ठीक, और वाई का मान क्या आया आपका 44। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक्स के सामने 61 है तो एक्स का मान 61, क्यों, क्योंकि इसी के सामने तो 61 आएगा। यहाँ से देखिए, एक्स के सामने 61, वाई के सामने वो 44, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे भी, या चाहे आप ऐसे भी निकाल लें। बात समझ आए ना, ये आपको समझ में आया ना कि कैसे इसको रेशियो में लाया गया है। अब देखते हैं, ये आया इस रेशियो, ये किसका, कॉस्ट प्राइस का, इसको सही लिखते हैं 61 और ये आपका 44। ठीक, अब देखते हैं क्या है, जब ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस रेशियो में आया, अब ये क्या करा कि 315 में दो वस्तुओं को खरीदा, तो ये 315 क्या है, जो 300 रुपये में 315 में खरीद रहा, तो ये क्या कॉस्ट प्राइस है ना। तो इस कॉस्ट प्राइस को इस टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर करेंगे हम। देखते हैं यहाँ से ऊपर देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 और ध्यान देंगे 4 1 5 6 4 10, 105 बराबर ये 315। समझ में ना, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस रेशियो वाला है और ये 315 जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है। अब यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकालेंगे। अब एक यूनिट का मान कैसे आएगा, इसको भाग कर देंगे। अब एक यूनिट का मान कैसे आएगा देखते हैं, 5 3 15, 1 तिक्का 3, 3 बार कट जाएगा, इसको 3 से काट देते हैं, 1 1 कम कटेगा 3 बार, 105 3 315 होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक यूनिट का मान 3। अब वो क्या पूछ रहा है, उनकी लागत मूल्यों में अंतर रुपए में है, रुपए में बताना, जो कि अंतर लागत मूल्यों में अंतर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका लागत मूल्य में अंतर क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, अंतर होगा ना। तो यहाँ से अंतर आपको क्या निकल के आएगा, अंतर क्या निकल के आएगा देखते हैं, 61 से 44 घटा देना है, 61 से 44 घटाएंगे क्या आएगा, 17 आएगा, हो सकता है देखते हैं, 11 से 4 जाएगा, 7 4 11 होता है। ठीक, और यहाँ से बचे 5 से 1 17 आ रहा है। ठीक, आपका तो 17 का आपका अंतर है, अंतर 17 का। ठीक, यहाँ से आपको 17 का अंतर है, तो एक यूनिट का मान 3, तो 17 यूनिट का मान क्या होगा, टोटल निकालना है ना, कितने का अंतर आएगा ना। तो 17 गुणे 3 बराबर 17 3 51, 3 7 के कैसे एक हाथ चलाया 2, 3 3 2 5 51 रुपये का आपका क्या होगा, अंतर होगा इस वस्तु में। समझ में ना बात, जब दो वस्तु को बेचा गया, एक वस्तु को 22% की लाभ पर, दूसरी वस्तु को 22% की हानि पर, और दोनों का अंतर निकाला गया, तो 51 रुपये का अंतर है लाभ और हानि में। बात समझ में आई ना। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 50 51 61, इनमें से कोई नहीं, जो कि 51 आपका आंसर से बी आपका ऑप्शन सही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखते हैं, 150 रुपये में 10 रुपये की दर से कुछ फल खरीदे गए। 150 रुपया है और 10 फल खरीदे जा रहे हैं। ठीक, और उतने ही फल 110 रुपये
में 8 की दर से खरीदे गए तो सभी फलों को 100 प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन लाभ या पूरे लेन देन में जितना आपको लेन देन हुआ या लाभ हुआ या हानि हुआ, जो चीज़ हो रहा है कि कितने के ले रहे हैं, कितने में बेच रहे, पूरे लेन और देन में आपको लाभ या हानि का प्रतिशत या परसेंट ज्ञात करें। लाभ होता है तो लाभ परसेंट, हानि होता है तो हानि परसेंट में निकालना है आपको। ठीक, तो क्या कह रहा है, 150 रुपये में 10 वस्तु की दर से। अब इसमें वस्तु की बात हो रही है, तो अब वस्तु और रुपए हो इसमें है, तो हम रुपए और वस्तु की बात करेंगे। ध्यानपूर्वक देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या वस्तु या रुपए, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले वस्तु, फिर लिखेंगे आपको रुपए। ठीक, ये है आपका रुपए और ये है वस्तु। अब क्या कह रहा है, 150 रुपये में 10 वस्तु की दर से कुछ फल खरीदे गए। तो कितने फल खरीदे गए, 10, और कितने में, 150 में, ये तो हुआ। तो ये क्या है, 150 में कुछ फल खरीदे जा रहे, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस होगा ना आपको। ये क्या है, सीपी है ना, ध्यानपूर्वक देखना है। ये आपको 150 में आपने 10 वस्तु खरीदा। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। 110 रुपये में 8 वस्तु फिर खरीदता है। तो यहाँ से लिखते हैं 110 रुपये में 8 वस्तु अब की खरीदता है। अब पढ़ते हैं कि खरीदा गया सभी फलों को 100 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो एक दर्जन में 12 केला, तो मान लेते केला है, ठीक, तो एक दर्जन में 12 केला, तो कह रहा है 100 दर्जन में बताना। ठीक, 100 दर्जन में, तो इसका मतलब 100 रुपये में एक दर्जन का होता है 12 केला खरीदा जा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा, दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, देखते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में देना है, यहाँ से कुछ खरीदे गए और उतने ही फल, ये आपका मेन कंडीशन यहीं पर है। क्या कह रहा है कि उतने ही फल, आगे भी कह रहा है कि 150 रुपये में 10 फल खरीदा गया, फिर कुछ दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल जितने पहले खरीदा उतने ही अब भी खरीदना है। क्या कह रहा है कि उतने ही फल, 110 रुपये में 8 फल खरीदा जा रहा है, समझ में ना। तो जैसे आपने पहले दाई में 10 वस्तु खरीदा और 10 फल खरीदा, उतने में, उतने मतलब मान लेते 500 रुपये में, और आगे चलकर 500 ही रुपये में आपको उतने ही फल और खरीदना जितने कह रहा था। समझ में नहीं बात, ये तो कह रहा है उतने ही फल। तो आपने 500 रुपये में 10 फल खरीदा, आगे चलकर भी 10 ही फल खरीदना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा अलग से दिया गया कि 110 रुपये में 8 की दर से खरीदा जा रहा है। तो हमें टोटल में लेन देन में लाभ या हानि परसेंट निकालना है। बात समझ में आई ना, तो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि 500 में 10 खरीदा गया, इधर भी 500 में 10, तो वस्तु क्या है, दोनों सेम है ना। वस्तु क्या है, दोनों सेम है, यही तो कह रहा है उतने ही फल। तो जितने फल यहाँ खरीदेंगे आप, उतने ही फल यहाँ भी खरीदना पड़ेगा। 10 फल यहाँ खरीदे तो 10 ही फल यहाँ खरीदना पड़ेगा। 20 फल यहाँ खरीदोगे तो 20 फल यहाँ भी खरीदना पड़ेगा। बात समझ में ना। तो इन दोनों वस्तुओं को बराबर हमें करना पड़ेगा। और इतना और ध्यान में रखना, लाभ परसेंट या लाभ में पूछता है तो वस्तुओं को बराबर किया जाएगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पर हमें वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उतने ही फल खरीदना है, जितने पहले खरीदा गया उतने ही बाद में भी खरीदना, लेकिन पैसा बराबर नहीं रहेगा। ठीक, तो फल को हम वस्तु को बराबर करते हैं। अब वस्तु कैसे बराबर करें, इसमें हम 10 से भी गुणा कर सकते हैं, इसमें 8 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और बन सकता है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं।
क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, निकालना हमें जल्दी से आता है लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम बेहतर से समझाना पड़ेगा। ठीक, 5 4, ये 4 और ये 5, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 पन 40, क्या आया 40, इसका एलसीएम आएगा। तो 40 यहाँ पर बना दो, 40 यहाँ पर बना दो, तो 40 वस्तु आपका समान हो जाएगा। ठीक, तो 40 बनाने के लिए 10 में 40 बनाने के लिए कितने से गुणा, 4 से। 8 में 40 बनाने के लिए कितने से गुणा, 5 से। और 4 से इधर तो 4 से इधर भी, 5 से इधर 5 से इधर भी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई ना। ठीक, अब इसको निकालते हैं हम, क्या आएगा, 10 चौक 40 वस्तु, 8 पन 40 वस्तु, 40 वस्तु यहाँ पर खरीदा गया, 40 वस्तु यहाँ पर खरीदा गया। आगे देखते हैं, अब कितने रुपए में, इधर देखते हैं, 4 शून्य शून्य, ये इसको निकाल लेते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 550 रुपये में। और ये क्या आएगा, ध्यान देखना है, 4 शून्य शून्य और 5 चौको 20 और 4 एकम 4 2 7, ये तो हुआ 7 आएगा ना। देखना है कैसे, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 की 0, ऐसे लाया 2 और 4 एकम 4 2 600 आएगा, 500 700 नहीं 600। ठीक, अब ये आया, अब क्या हो रहा है, 600 में 40 वस्तु खरीदा गया और 500 में 40 वस्तु खरीदा गया। बात समझ में आई ना। तो टोटल यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, टोटल क्या आएगा, 40 दूना 80, यहाँ से टोटल निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जितने में खरीदा गया, ये वस्तु का टोटल है, वस्तु 80 खरीदा गया और कितने में, इसको जोड़ते हैं, 0 5 6 5 11, ये तो होगा 1150 रुपए में 80 वस्तु खरीदा जा रहा है। बात समझ में आई ना। 1150 में 80 वस्तु खरीदा गया, इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक, ऐड किया गया था। आगे देखते हैं ध्यानपूर्वक हम, अब ये आगे क्या कह रहा है कि अब आगे कुछ और होगा ना, 100% दर, 100 प्रति दर्जन की दर से क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है ना। बेचा का मतलब क्या हुआ, विक्रय किया जा रहा है ना, सेलिंग प्राइस हो रही है ना। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, एसपी, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कह रहा है, 100 रुपये में प्रति दर्जन की दर से। तो 100 रुपये में प्रति दर्जन की दर से का मतलब क्या हुआ, तो ये रुपए है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 100, इसको इससे लिखते हैं। ठीक, 100 रुपये में, ये 100 कैसे आया, ये रुपए वाला रुपए में लिख रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। ये ठीक, रुपए में और कितने, 12 केला, एक दर्जन में 12 केला। ठीक, तो ये हुआ। अब ध्यान पूर्वक देखें आपकी, जब कॉस्ट प्राइस टोटल 80 हुआ था, ठीक, और रुपए में 1150 हुआ। ठीक, अब ये यहाँ पर आया इतना। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉस्ट प्राइस आया है, ये जो कॉस्ट प्राइस ये इतना आया और ये टोटल वस्तु का आया है, तो इनको और इनको अब बराबर करना पड़ेगा हमें। बात समझ में ना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस का वस्तु का आपको टोटल निकल के आ रहा है कि 80 वस्तु 1150 में खरीदा गया, तो वो क्या कह रहा है कि 100 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जा रहा है। इसका मतलब एक दर्जन को 100 रुपये में, तो 80 वस्तु है, तो 80 वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, एक दर्जन का 100 रुपये देना है, 100 रुपये में एक दर्जन खरीदना है। इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम अब इनको बराबर करना है। अब इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80 और 12 है ना, तो इसमें हम डायरेक्ट 80 से गुणा करा देते हैं और इसमें हम 12 से गुणा करा देते हैं। ठीक, और जब इसमें हमने गुणा कराया, इसमें भी तो गुणा कराना पड़ेगा ना आपको। देखते हैं, तो 80 इसमें से, 80 इसमें से, और 12 इसमें, 12 इसमें से। समझ में आ रही ना बात। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट, ये क्या विक्रय मूल्य है ना। तभी तो यहाँ से हमें लाभ या हानि पता चलेगा कि कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है। ठीक, क्योंकि इनको कॉस्ट प्राइस को क्या, ये वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा ना। जैसे मान लेते हैं, हम आपको समझाते हैं कि जैसे 10 वस्तु है आपके पास, ठीक,
10 वस्तु आपने 50 में बेच दिया, ठीक। फिर उसके बाद इसी 10 वस्तु को आपने 60 रुपए में बेचा। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि पहले दाएं 10 वस्तु को 50 में बेचा, उसके बाद 10 वस्तु को 60 में बेचा। तो आपको लाभ होता है कि हानि होता है? क्यों? क्योंकि पहले दाएं में 50 में बेच दिया और दूसरे दाएं में 60 में। तो आपको क्या हुआ? 10 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। 10 रुपये का लाभ हो रहा है ना। लेकिन कैसे? जब वस्तु सेम होता है, जब वस्तु बराबर होता है। 10 वस्तु को यहाँ पर बेचा गया 50 में और 10 ही वस्तु को 60 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब वस्तु बराबर रहेगा तभी हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं, तभी लाभ या हानि निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो लाभ वस्तु को बराबर करना पड़ता है। तो वस्तु को यहाँ पर हम बराबर कर रहे हैं कि 12 केला को 80 से गुणा और 80 केला को 12 से गुणा, क्योंकि वस्तु यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर। तभी यहाँ से ये क्या है? क्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ होता है और कितने का हानि होता है, ठीक। तो यहाँ से गुणा करते हैं, क्या आएगा? 12 अट्ठे 96। क्या आएगा? 12 अट्ठे 96, 10 960 और फिर 12 अट्ठे 96 960, ठीक। 960 ये आया और 960 ये आया। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया गया था। इतना आया है। अब यहाँ पर इसको गुणा करना पड़ेगा, हमें इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको गुणा करा के आगे लिखते हैं। ये 8 एकम 800, ठीक। और इसको गुणा करा के लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ देखते नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जिस जगह नहीं है तो थोड़ा इसी में लिखना पड़ रहा है, ठीक। तो क्या आएगा? 12 शून्य शून्य और 12 पंचे 60 के 0 आएगा ना। 60 के 0 यहाँ से लाया 6 और 12 एकम 12 और 12 6 कितना? 7 1 18 के 8 यहाँ से लाया 1 और 12 एकम 12 12 1 13 13,800 13,800 रुपये का। 13,800 रुपये में ध्यान से देखना है। 13 ये क्या है? ये वाला कॉस्ट प्राइस है ना। 13,800 रुपये का कॉस्ट प्राइस है आपका। उसके बाद ये है 8,000, ठीक। और 13,800 रुपये में आप खरीद कर लाए और 8,000 में बेच रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपको लाभ होता है कि हानि होता है? क्या पता चलेगा? लाभ होता है कि हानि होता है? तो यहाँ से निकालते हैं। कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखना है कि लाभ होगा कि हानि। कैसे? 13,800 रुपये आपके सामान हैं और उसने 8,000 में बेच दिया, तो आपको क्या होगा? हानि होगा ना। तो निकालते हैं यहाँ से, कितने का हानि होगा? घटा लेते हैं, इतने से 8,000, ठीक। 0 से 0 8 ये आया 13 और क्या आएगा? 5। 5800 रुपये का आपको हानि हो रही है। 5800 रुपये का आपको हानि होगा। तो कितने का? इसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ से 5800 रुपये का हानि होता है, हानि हो रहा है, ठीक। 5800 रुपये का हानि हो रहा है, इतना ध्यान में रखना। अब क्या कह रहा है? लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। आपको तो हानि हो रहा है लेकिन परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में निकालने के लिए क्या होता है? सूत्र क्या होता है? अब यहाँ से देखें, ठीक। परसेंट इसे यहाँ से निकालते हैं। हानि परसेंट, हानि परसेंट बराबर कितने का हानि हो रहा है आपको? 5800 का। तो 5800 ऊपर लिखते हैं बटे। अब हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमेशा सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर नहीं। सेलिंग प्राइस पर कब निकालेंगे हम? जब क्वेश्चन कहेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताएं, तब वहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पर निकालना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन नहीं कह रहा है तब हमें कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य पर निकालना पड़ेगा। तो आपका क्रय मूल्य क्या है?
क्रय मूल्य का मतलब जितने में वस्तु खरीद कर लाएं, तो वस्तु आपने कितने में खरीद कर ला रहे हैं? 13,800 रुपये में। 13,800 रुपये में। हमें क्या निकालना है? परसेंट में। तो 100% से गुणा करा देना है। 100% से गुणा जब कराएंगे तो आगे लिखेंगे हम, ठीक। अब ध्यान से देखना, कुछ यहाँ पर कटेगा, जो कटता है उसको काट पीट देते हैं, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो का काम खत्म। तो आगे अब क्या बच रहा है, ध्यान से देखना है। 5800 बटे 138, 5800 बटे 138 बच रहा है। और जब इसको आप काटे पीटेंगे, पूरा हल करेंगे, तो आप इसको हल कर लेना, क्योंकि हमारे में जगह है नहीं है, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं। काट के डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। देखते हैं, इस रफ कार में करते हैं काटने का पीटने का काम, ठीक। तो क्या है? 5800 बटे 138। अब ये क्या आएगा? 2 से कट जाए, काटते हैं। 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 शून्य 2 शून्य शून्य का काम खत्म। ये आया 2900 बटे क्या आएगा? 2 छंग 12 और 2 9 18, 2900 बटे 69। अब हमें इसको भाग करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि 69 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हमें 69 से भाग ही करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट भाग करके लिख लेना, और जो कि आपका आंसर कौन सा आएगा? आंसर क्या है? 42 सही 2/69%। क्या हुआ था? आपको हानि हो रही, तो इसका मतलब लॉस होगा, ठीक। तो यही होगा क्या आपका आंसर? 42 सही 2/69% लॉस होगा आपको, जो बल की हानि होगा। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, इसको आप जरूर से जरूर काट लेना। इसको जब काटा गया तो क्या आया है? 2900 बटे 69। समझ में आई ना बात? इसको हमने काटा है, ये कटा टोटल, ये कटा, ये आया। अब इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको भाग करके आप लिख लेना कि कितना आएगा, ठीक। 42 सही 2/69% का आपको क्या होगा? हानि होगा, लॉस होगा। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 42 सही 2/69, 42 सही 2/69% पी। पी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ नहीं हो रहा ना, हानि हो रहा। तो आगे बढ़ते हैं। 42 सही 2/69% एल। एल का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया गया है? पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो 2 बार बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 100 प्रति दर्जन की दर से, इसका मतलब 100 रुपये में 1 दर्जन खरीदा गया था। तो यहाँ से ये 100 रुपये में 1 दर्जन हमने खरीदा वस्तु। अब इस वस्तु को और इस वस्तु को और इस वस्तु को ध्यान देखना, ये दोनों वस्तुओं को ये जो आया है ये और ये, इन दोनों वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। आप तभी हमने आपको भी समझाया था कि 10 वस्तु को 150 में बेचता है और 10 ही वस्तु को 160 में बेचता है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ वहाँ पर। क्यों? क्योंकि समान है, वस्तु आपका समान है, तभी आप प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं कि लाभ या हानि कितने को होता है। कब? जब वस्तु आपका समान रहेगा। तो वस्तु हमें समान करने के लिए 12 से इसमें गुणा किया और 80 से इसमें गुणा किया, तो 960 वस्तु यहाँ पर, 960 वस्तु यहाँ पर, ठीक। 960 वस्तु 13,080 में एक बार खरीदा गया और दूसरी बार 8,000 में 960 वस्तु खरीदा जा रहा है। पहली बार में 13,800 रुपये में 960 वस्तु खरीदा गया, दूसरी बार में 8,000 में। ये क्या है? ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस टोटल, और ये आपका कॉस्ट प्राइस टोटल। समझ में आई ना बात? ये क्या है? एसपी सीपी है, और ये क्या है? एसपी है। ये कॉस्ट प्राइस टोटल 13,800 रुपये में 960 वस्तु खरीदा गया पहली बार। दोबारा 8,000 में 960 वस्तु फिर खरीदा,
तो यहाँ से आपको क्या हो रहा, हानि हुआ ना। पहली बार में 13,800 रुपये में खरीदा था, दूसरी बार खरीदने गए, जैसे हम एक दुकान पर जाएंगे, जब एक बार पहली बार खरीदेंगे तो 13,800 रुपये में भी मिला मुझे, फिर उसके बाद दूसरी बार जब वस्तु खरीदना है, इसका मतलब क्या कह रहा है, खरीदना नहीं बेचना है ना, क्योंकि बेचना आपकी बेचेंगे तो 8,000 में हम 960 वस्तु बेच दिया, 960 वस्तु बेचा तो आपको क्या हुआ, हानि हुआ ना। आपको यहाँ से क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि कितने का हुआ, 5800 रुपये का आपको क्या हुआ, हानि। तो ये आपका क्या है, हानि है। और 5800 रुपये का आपको हानि हुआ, तो हानि परसेंट निकालने के लिए 5800 बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, सीपी यही तो है, निकालेंगे, आपका आंसर ये आया। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। अच्छी लगेगा तभी आपको सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगेगा तो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। पढ़ाना होता तो डायरेक्ट हम निकाल के इतना समझाने का कोई मतलब नहीं था, हम डायरेक्ट आपको आंसर दे देते, लेकिन आपको सिखाना है तो एक एक चीज़ बताना पड़ता है। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।